हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ए लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी में प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसके आज नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस क्लास में फ्रेंड हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्ष में परीक्षाओं में आए हुए हैं, साथ ही साथ जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप सभी लोग स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथी, इष्ट मित्र, जितने भी आपके सभी सहयोगी हैं, साथी मित्र हैं जो भी आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी राज्य में भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रेरणा, थकान, उपयुक्त सभी। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता ये भी प्रभावित करता है अधिगम को, प्रेरणा ये भी और थकान ये भी। मतलब ये इसमें तीनों जो हैं वो सारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो तीनों हमारे ऑप्शन हैं वो किसी न किसी रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? जी हाँ, तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है कैटल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है वर्नन और फोर्थ है स्किनर। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, आरबी कैटल ने बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का जो है संप्रत्यय दिया था। ये बुद्धि से रिलेटेड है। इन्होंने 16 पीएफ मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर की भी बात इन्होंने की थी कि एक व्यक्ति में 16 पर्सनालिटी फैक्टर में इन्होंने जो है मतलब बताया था कि इनमें से महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व के गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो 16 पीएफ की भी यदि बात होती है तो आप आरबी कैटल को चूज करेंगे। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये टर्म पूछा जाता है काफ़ी बार कि 16 फैक्टर किसने दिया है। आगे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? करें अधिगम के पठार का कारण नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, यह ध्यान से बताइएगा। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, देखिए, प्रेरणा की सीमा मतलब मोटिवेशन में कमी, यह तो दोष है पठार का बिल्कुल। शारीरिक सीमा यह भी पठार का कारण नहीं है, और ज्ञान की सीमा यह भी पठार का कारण नहीं है। विद्यालय का असहयोग यह पठार का कारण है। विकल्प नंबर बी के साथ जाएंगे, जवाब हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिन साथियों ने कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब 100% करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्रत्यय, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है फ्रेंड। 6 स्तर होते हैं, उसमें से कौन सा न्यूनतम स्तर होता है? जी हाँ, बताना है आपको आंसर कमेंट करके इसका न्यूनतम स्तर क्या है। आंसर कमेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें जो सबसे पहला होता है ज्ञान, वह ज्ञान का सबसे न्यूनतम स्तर होता है, और जो मूल्यांकन होता है वह सबसे उच्चतम स्तर होता है। इसलिए यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से किसी प्रकार के अधिगम अंतरण का नहीं। तो भैया, एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, मतलब एक सीखे गए एक ज्ञान की सहायता से वो किसी दूसरे ज्ञान में उसको उपयोग करके नवीन अधिगम प्राप्त कर रहा है। तो वह किस अधिगम अंतरण का सहारा ले रहा है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ, मतलब जब वह एक ज्ञान के सहारे, मतलब एक पुराने ज्ञान के सहारे नवीन ज्ञान को सीख रहा है, इसका मतलब उसके अधिगम में वृद्धि हो रही है। तो वो जब वो वृद्धि हो रही है तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण के अंतर्गत रखा जाएगा। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प होगा। आगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल, थॉर्नडाइक, होगार्ट, स्किनर? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको प्रीवियस सेट में हम लोगों ने हल किया था। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर दिया है। इसके कुछ और अन्य नाम हैं, इसको आर्य थियरी के भी नाम से जानते हैं।
RS थियरी के भी नाम से इसको जानते हैं, इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, इसको नैमित्तिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं और इसको पुनर्वलन के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। तो इतने सारे नाम हैं, परीक्षाओं में आपसे नाम बदल करके भी पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जवाब आपका स्किनर ही रहेगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर की चर्चा भी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो कोहलर का जो संबंध है वह अधिगम के सिद्धांत से है, क्योंकि इन्होंने अधिगम में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इन्होंने बालक की सूझ के द्वारा अधिगम प्राप्त करने की विशेषता बताई थी। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि बालक अपने सूझ, अपने समझ के द्वारा भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था, तो इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा बालक को किस आयु वर्ग में दी जानी चाहिए? किस आयु वर्ग के लिए? इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। देखिए, धार्मिक और नैतिक व्यवस्था मतलब नैतिक व्यवस्था की तरफ बालक के झुकाव जिस अवस्था में होता है, उसी अवस्था में उसको इसकी शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब धार्मिक कार्यों और नैतिक कार्यों के प्रति जब बालक जिस उम्र में उसका आकर्षण होता है वो होता है विकल्प नंबर ए। मतलब किशोरावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो धार्मिक कार्यों के प्रति उसकी रुचि होती है, साथ ही साथ नैतिक कार्यों के प्रति भी उसकी रुचि जागृत होती है। तो इस उम्र में उसको धार्मिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सबसे सही उम्र होता है उसके धार्मिक और नैतिक शिक्षा का। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किशोरावस्था इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा CH से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राई रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए, तीन का संबंध एक जैसे से रिलेटेड है, एक भिन्न है, उसी का चयन हमको करना है। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राई रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सारे क्या हैं? एक ही, मतलब ये सारे एक ही से रिलेटेड करते हैं, एक ही रिलेट करते हैं। जो ड्राई रिडक्शन का सिद्धांत है वह यहाँ पर इन सभी से भिन्न है। मतलब इन सभी का संबंध ये एक ही के भेद है, मतलब एक ही सिद्धांत के ये सारे अलग अलग भेद हैं। जो ड्राई रिडक्शन का सिद्धांत है वह अलग है, इसलिए वही हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भिन्न छाटना हमको, इसलिए विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, गोलमैन, जी हाँ, डेनियल गोलमैन इनका पूरा नाम है। डेनियल गोलमैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? जब भी डेनियल गोलमैन का नाम आता है तुरंत हमारे जहन में संवेगात्मक बुद्धि की बात आती है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय जिसने दिया उनका नाम है डेनियल गोलमैन। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24 या इसमें से कोई नहीं। आसान सा क्वेश्चन है यह, आपके साइकोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बताइएगा कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं आपको बताना है आंसर कमेंट करके। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो 22 जोड़े होते हैं वह कायिक गुणसूत्र के होते हैं और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का होता है। इसलिए कुल मिलाकर 23 जोड़े होते हैं और संख्या में यदि पूछा जाए तो 46 होती है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वप्निम, प्रैग्मैटिक्स, वाक्य या रूपिम? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसका नाम है फ्रेंड। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस वाला ये क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि भाषा में जो सबसे अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग स्वप्निंग की संख्या देते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने? ये कल का रिवीजन क्वेश्चन है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण जिसने किया है उस मनोवैज्ञानिक का नाम है युंग। जी हाँ, युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के व्यक्ति को बताया था। आगे चल के इन्होंने एक और प्रकार में जोड़ दिया था जिसे उभयमुखी व्यक्तित्व को जिसने सम्मिलित किया था। इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट हो जाती है। यह कथन किसका है? गैशल का है, हरलाक का है,
मेरिडिथ का है, डगलस या हॉलैंड का है। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं। यह कथन किसका है? गैसेल, हरलाक, मेरिडिथ, डगलस और हॉलैंड का। बताना इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दिया ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन जिसने दिया उसका नाम फ्रेंड हरलाक है। हरलाक ने डेवलपमेंट से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण कोटेशन दिया है, महत्वपूर्ण डिफिनीशन दी है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित या निष्पादन आधारित। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पे आधारित होता है? शिक्षक केंद्रित होता है या विद्यार्थी केंद्रित होता है, परीक्षा आधारित होता है, निष्पादन आधारित होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो संबंध होता है वह सीधे तौर से जो है विद्यार्थी केंद्रित होता है, जिसमें हम लोग बच्चों की जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों के हम लोग क्या है समस्त जो भी मतलब उसके अधिगम होते हैं, उसके अधिगम के समस्त रूपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें हम बालक के क्या करते हैं, मतलब जैसे उसकी डेली एक्टिविटी का साथ साथ डेली एक्टिविटी के साथ साथ मानसिक और वार्षिक और साप्ताहिक एक्टिविटी का भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिपान का सिद्धांत। तो देखिए निरंतर विकास सिद्धांत ये तो विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह भी है, समान प्रतिमान सिद्धांत यह भी है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत का संबंध विकास से नहीं, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टेनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। स्टेनफोर्ड ने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयास किया था। 1805 में इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का प्रयास किया था, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास की बात हो रही है। सामाजिक विकास को जो सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित करता है वह सामाजिक परिवेशजन्य तत्व करेगा। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में सम्मिलित नहीं है? तत्परता का नियम सम्मिलित है, अभ्यास का नियम सम्मिलित है, प्रभाव का नियम सम्मिलित है, बहु अनुक्रिया का जो नियम है फ्रेंड वह गौड़ नियम में सम्मिलित है। इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम फ्रेंड वह द्रुतगामी विकास का नियम है। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों में सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों में सामान्यता होता है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसमिथिया। शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों में सामान्यता होता है, क्या होता है फ्रेंड बताइए आप लोग ध्यान से। डिस्कैल्कुलिया होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमिथिया। देखिए शारीरिक रूप से उत्तम नहीं, शारीरिक रूप से अक्षम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है यहाँ पर। शारीरिक रूप से अक्षम होना, क्योंकि उत्तम तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का सामान्यतः किस प्रकार की अधिगम विकृति पाई जाती है? डिस्कैल्कुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है या डिसग्राफिया होता है या डिसमिथिया होता है। तो देखिए शारीरिक अंगों का जहाँ पे प्रयोग होगा वही प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मतलब शारीरिक रूप में हम जैसे मान लीजिए उसके हाथ में अगर कोई विकृति है तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव उसको लेखन ही पड़ेगा। तो लेखन संबंधी जो विकार होता है वो डिस्ग्राफिया के संबंधित होता है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? गेट्स एवं अन्य, मार्गर एंड गिलीलैंड, स्कैनर या क्रॉनबेक। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन एंड गिलीलैंड, स्किनर और क्रॉनबेक। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, ये जो महत्वपूर्ण डिफिनेशन फ्रेंड इसको दिया है गेट्स एवं अन्य ने। विकल्प नंबर 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे
सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? ड्रेवर का है, क्रो एंड क्रो का है, रॉस का है या डीवी का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 मनोवैज्ञानिक आपको दिए गए, बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? यह कथन जिसने दिया है उस मनोवैज्ञानिक का नाम है ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं संबंधित होती हैं अनुभव प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्रदान करके या उपयोग सभी से। इसका जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड उपयोग सभी हो जाएगा, क्योंकि अधिगम प्राप्ति से भी शिक्षण क्रियाएं होती है, ज्ञान प्राप्ति से भी ज्ञान प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें जो है यह शिक्षण में जुड़ी न होती, किसी न किसी प्रकार से जुड़ी होती हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका? रास का है, नन का है, वैलेंटाइन का या मॉरिस का है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है आपके रॉस का। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्तिक भिन्नताओं का जनक माना जाता है टेलर को, गाल्टन या थानराइक या टर्मन? बताने प्रश्न का सही जवाब क्या है? जी हाँ, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, गाल्टन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती थी? इसको मैंने कल डिस्कस किया था, डिटेल में हम लोग इसकी बात की थी, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। 4 अवस्था होती है। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जब 13 वर्ष की बालक की बात हो रही है तो जो 13 वर्ष का जो बालक होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है और इस वर्ष में बालक में ये विशेषताएं आ जाती है कि वो बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करने लगता है। यह गुण किशोरावस्था में विकसित हो जाते हैं। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रवण बाधित बालक को बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या ये सभी? तो देखिए फ्रेंड, श्रवण बाधित बालकों के लिए जो है पढ़ाने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करेंगे, न कि ब्रेल लिपि का, न कि सांकेतिक भाषा का, क्योंकि वह सुनने में अक्षम है न कि देखने में अक्षम है। इसलिए विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए एक केंद्रीय तत्व है? पुनर्बलन, अनुक्रिया, तत्परता या अभ्यास? निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए एक केंद्रीय तत्व है? बताइएगा, आंसर कमेंट करके इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, मतलब क्या है, सीखने के केंद्रीय तत्व के रूप में जो काम करता है पुनर्बलन। जब हम बालकों को किसी न किसी प्रकार से हम उनको रेनफोर्समेंट देंगे तो सीखने के लिए जाहिर सी बात है उनके अंदर जो रुचि पैदा होगी और चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे। इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ये था आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। और जो भी साथी हमारी संस्था ए-लर्निंग दुर्गेश से हैंड रिटेन नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो 6306344367, ये स्क्रीन पर जो नंबर राइट किया जा रहा है फ्रेंड, लिखा जा रहा है, इस नंबर पे आप या तो कॉल कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नोट संबंधी सारी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। हमारे यहाँ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, बीडीओ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी के समस्त विषयों के हैंड रिटेन नोट्स, एनसीईआरटी बेट्स और पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, तथा साथ ही साथ उनमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं उनके एनालिसिस करके महत्वपूर्ण फैक्ट भी डाले गए हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार इस नंबर पर कॉल करके नोट संबंधी सारी डिटेल प्रोवाइड करें और नोट्स मंगा कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।